क्रिटेशियस पीरियड के अंतिम चरण में इस ग्रह ने इस पर पिछले 16.5 करोड़ सालों से राज कर रहे विशालकाय डायनासोरों को खो दिया। हम सब जानते हैं कि ऐसा धरती पर आई एक महाप्रलय की वजह से हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हो कि उस महाप्रलय में हुए मास एक्सटिंक्शन के ठीक बाद धरती पर क्या हुआ था? ऐसे वो कौन कौन से जीव थे जो उस महाप्रलय में विलुप्त हो गए, और वो कौन से जीव थे जिन्होंने महाप्रलय के भीषण समय का सामना किया और एक नए भविष्य की नींव रखी? कैसे पृथ्वी ने उस महाप्रलय को झेला और अपने आप को फिर से रिकवर किया? ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाकर उस महाप्रलय के दिन को करीब से अनुभव करना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी से करीब 24 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती पर अस्तित्व में आए। उस समय की धरती आज की तुलना में बहुत ही अलग थी। आज आप धरती पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखते हो, उस समय में ये सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, और उस समय में धरती पर एक ही बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था जिसे वैज्ञानिकों ने पेंजिया नाम दिया। इस समय को ट्राइएसिक पीरियड बोला जाता है। इस समय काल में बहुत ही कम बारिश होती थी, इस वजह से धरती पर सूखा बनी रहती। इस समय में धरती पर डायनासोर इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। शुरुआती डायनासोरों का साइज बहुत ही छोटा हुआ करता था, तकरीबन 2 मीटर तक था। समय गुजरता रहा, धरती में बदलाव आते गए और डायनासोरों का विकास होता रहा। अभी से करीब 20 करोड़ साल पहले ट्राइएसिक पीरियड का अंत होता है। धरती अपने एक नए युग में प्रवेश करती है और अपने आप को बदलने लगती है। जो पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था वो अब अलग अलग भागों में टूटने लगता है। इस वजह से पृथ्वी पर बड़े बड़े क्रैक्स बनने लगते हैं, जिनमें जगह जगह ज्वालामुखी फटने लगते हैं, जिस वजह से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिसने पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया। सल्फर डाइऑक्साइड और धूल और गैस के बादलों ने पृथ्वी को घेर लिया, जिसने सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिल गए, जिससे समुद्र का पानी जहरीला हो गया। पृथ्वी में आए इन बदलावों ने पृथ्वी के क्लाइमेट को बदल कर रख दिया। इस महाप्रलय ने पृथ्वी पर महाविनाश को जन्म दिया, जिससे पृथ्वी पर बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ। इस मास एक्सटिंक्शन में पृथ्वी की 95% से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गयीं। इस घटना को ट्राइएसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद धरती पर एक नए एरा की शुरुआत होती है, जिसे जुरासिक पीरियड बोला जाता है। ट्राइएसिक जुरासिक मास एक्सटिंक्शन में डायनासोर सरवाइव कर गए, और इस नए एरा जुरासिक पीरियड में डायनासोर धरती की डोमिनेंट प्रजाति बनकर उभरते हैं। और इस एरा में डायनासोरों का एवोल्यूशन कुछ इस तरह से होता है कि कुछ डायनासोरों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि वो आज की बिल्डिंगों से भी ऊंचे निकल जाएं। इनकी रफ्तार इतनी हो गई कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज दौड़ पाएं। इनका जबड़ा इतना भयानक बन गया कि जिसे भी खाएं उसकी हड्डियों को चकनाचूर कर दें। इसी एरा में उड़ने वाले डायनासोर भी उभर कर आते हैं। चारों ओर डायनासोर फल फूल रहे थे। अभी तक धरती में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में बढ़ चुका था, जिन्हें लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बोला जाता है। अभी से करीब 14.5 करोड़ साल पहले जुरासिक पीरियड का भी अंत होता है और शुरुआत होती है एक नए एरा की, जिसे क्रिटेशियस पीरियड बोला जाता है। आप क्रिटेशियस पीरियड को डायनासोरों का गोल्डन एरा भी बोल सकते हो, क्योंकि इस पीरियड में बहुत से नए नए तरह के डायनासोर इवॉल्व हुए। फेमस डायनासोर टीरेक्स भी इसी एरा में इवॉल्व हुआ था। ये पीरियड डायनासोरों के लिए सबसे लंबा चलने वाला पीरियड था। जो पृथ्वी पर 2 सुपर कॉन्टिनेंट्स थे, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, वो भी आपस में टूटने लगते हैं और हमारी पृथ्वी की रूपरेखा पूरी तरह से बदलने लगती है, जो देखने में आज की पृथ्वी की तरह होती है। इस दौरान पृथ्वी पर अलग अलग तरह की वनस्पतियां पैदा होती हैं और डायनासोरों का डोमिनेंस पीक पर होता है। धरती पर डायनासोरों को राज करते हुए करीब 17 करोड़ सालों से भी ज्यादा का समय बीत जाता है, लेकिन डायनासोरों की किस्मत तो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक बड़ी सी चट्टान भटक रही थी। ये चट्टान कोई एस्ट्रॉइड या उल्का नहीं, बल्कि डायनासोरों का काल थी। ये चट्टान पृथ्वी के बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की नींव रखने वाली थी। ये चट्टान एक युग परिवर्तन करने वाली थी। ये चट्टान किसी के लिए अभिशाप तो किसी के लिए वरदान बनने वाली थी। ये चट्टान पृथ्वी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। धरती पर माहौल बिल्कुल खुशहाल था। डायनासोरों के अलावा अन्य प्रजातियों के जानवर भी इस धरा पर सुखमय जीवन बिता रहे थे। हर जगह डायनासोरों की तूती बोल रही थी, लेकिन उनको क्या पता कि उनकी ओर उनका काल हर पल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड जिसका साइज लगभग 10 से 15 किलोमीटर था, जो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है।
जैसे ही ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वैसे ही वायुमंडलीय घर्षण की वजह से ये एस्ट्रॉयड एक बड़ी सी आग की बॉल में तब्दील हो जाता है। रात के समय में भी पृथ्वी पर तेज उजाला हो जाता है, मानो रात में ही सूर्य निकल आया हो। आसमान में रोशनी इतनी तेज थी कि उसके सामने डायनासोर भी ट्रांसपेरेंट नजर आ रहे थे। डायनासोरों की आंखों में इतनी शक्ति कहाँ कि वो उस तेज चमचमाती रोशनी को देख पाए। डायनासोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो उस आने वाली कयामत को महसूस जरूर कर पा रहे थे। अचानक ही वो चट्टान बहुत तेज गति से पृथ्वी से टकराती है और पृथ्वी पर एक महाविस्फोट होता है। आपको बता दूं कि वो विस्फोट इतना भयंकर था कि आज इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे खतरनाक हथियार जार बॉम्बा से भी 10 करोड़ गुना ज्यादा। अगर ये एस्ट्रॉयड बीच समुद्र में जाकर गिरता तो शायद कयामत इतनी भयंकर नहीं होती, क्योंकि समुद्र का पानी एस्ट्रॉयड द्वारा लगाए गए फोर्स को कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर लेता। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको के तट के पास, जहाँ पर पानी की गहराई बहुत ही कम थी, वहाँ पर टकराता है और वहाँ पर मौजूद पानी तुरंत ही भाप में तब्दील हो जाता है। जैसे ही ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराता है तो इसकी गति इतनी तेज थी कि ये 1 सेकंड से भी कम समय में पृथ्वी के अंदर समा जाता है। उस टक्कर में हीट इतनी ज्यादा पैदा होती है कि उस जगह में मौजूद मिट्टी और पत्थर तुरंत भाप में तब्दील हो जाते हैं और वो छिटक कर सैकड़ों किलोमीटर ऊपर आसमान में चले जाते हैं। जहाँ पर ये एस्ट्रॉयड टकराया था उसके करीब 800 किलोमीटर के रेडियस में तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और उस एरिया में मौजूद डायनासोर पल भर में भाप में बदल जाते हैं। इम्पैक्ट से पैदा हुई शॉक वेव इतनी तेज थी कि डायनासोरों की स्किन निकलकर भाग जाती है। ब्लास्ट में पैदा हुई हीट से पेड़ पौधे तुरंत सूख जाते हैं और जंगलों में आग लग जाती है। इस इम्पैक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले एरिया में जितने भी डायनासोर थे वो पल भर में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी पूरी पृथ्वी पर बहुत से डायनासोर जिंदा बचे रह गए थे। इस एस्ट्रॉयड ने डायरेक्टली पृथ्वी के एक छोटे से एरिया में मौजूद डायनासोरों को खत्म किया था, लेकिन तबाही का असली मंजर तो अब शुरू हुआ था। पृथ्वी के एक छोटे से एरिया में हुए इस ब्लास्ट ने पृथ्वी पर एक चेन रिएक्शन को शुरू कर दिया। एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से जो मलबा आसमान में गया था वो अब आग के गोले बनकर आसमान से हजारों किलोमीटर दूर उन जगहों पर बरस रहा था जहां तक इम्पैक्ट की डायरेक्ट हीट नहीं पहुंच पाई थी, और इम्पैक्ट से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद डायनासोरों पर वो मलबा कहर बनकर बरसा। आसमान से बरस रहे आग के गोलों ने जमीन के साथ साथ आसमान में उड़ रहे डायनासोरों को भी तबाह कर दिया, लेकिन असली कयामत तो अभी आनी बाकी थी। ये तो बस शुरुआत थी। एस्ट्रॉयड की टक्कर इतनी भयंकर थी कि पूरी पृथ्वी कांप उठती है। जगह जगह 11 रेक्टर स्केल से भी ज्यादा के भूकंप आने लगते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट में एक शॉक वेव दौड़ रही थी, जिसका असर पूरी पृथ्वी के कोने कोने में हो रहा था। धरती डोल रही थी। आज तक इंसानों ने जितने भी भूकंप सहन किए हैं, ये भूकंप उससे भी 60 गुना ज्यादा तेज था। धरती कांप रही थी और तीव्र भूकंप आ रहे थे, जिसकी वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें बनना शुरू हो गयी, जिन्होंने एक भयंकर सुनामी का रूप ले लिया और समुद्र के तटवर्ती इलाकों को हजारों किलोमीटर अंदर तक भयंकर सुनामी ने अपनी चपेट में ले लिया और तटवर्तीय डायनासोर और अन्य प्रजातियां देखते ही देखते खत्म हो गयी। लेकिन कयामत अभी नहीं रुकी थी। इम्पैक्ट की वजह से बहुत ही तेज ब्लास्ट पल्स वेव पैदा हुई, जिसका असर हजारों किलोमीटर दूर दूर तक देखा जा सकता था। ये पल्स वेव इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी चपेट में आने वाले डायनासोरों की मोटी चमड़ी तक निकल जा रही थी। 30-30 टन के डायनासोरों को भी ये पल्स वेव आसमान में उड़ा दे रही थी, मानो कि वो कोई कागज के खिलौने हों। इम्पैक्ट को महज 5 मिनट से भी कम का समय हुआ था और पृथ्वी के एक हिस्से में मौजूद जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। लेकिन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में इस महाप्रलय की कोई भनक ही नहीं थी। पृथ्वी के दूसरे हिस्से में मौजूद डायनासोर रोजमर्रा की तरह ही अपनी भूख को शांत करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक दूसरे से लड़ रहे थे तो एक दूसरे के साथ विचरण कर रहे थे। उन्हें इस चीज की भनक ही नहीं थी कि पृथ्वी के दूसरे कोने में महाप्रलय का आगाज हुआ है और एक शक्तिशाली दुश्मन उनकी ओर बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है। इम्पैक्ट की वजह से आसमान में धूल के बादल छाने लगते हैं और देखते देखते वो धूल के बादल पूरी पृथ्वी को चारों ओर से घेर लेते हैं। आसमान में छाई धूल की एक मोटी परत ने पृथ्वी को ढक दिया और सूर्य से आने वाली रोशनी को ब्लॉक कर दिया। अब पृथ्वी के दूसरी साइड में रहने वाले डायनासोरों और अन्य प्रजातियों पर एस्ट्रॉयड का डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं हुआ, लेकिन उस एस्ट्रॉयड ने पृथ्वी के क्लाइमेट को कुछ इस कदर बदल दिया कि आने वाले कुछ महीनों और सालों में पृथ्वी के दूसरे हिस्से में इसका प्रभाव देखने को मिला।
दरअसल धूल के उन बादलों ने पृथ्वी को कुछ इस कदर घेरा कि अगले 1 साल तक सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाई, जिस वजह से वनस्पतियां और पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से धीरे धीरे पेड़ पौधे और वनस्पतियां खत्म होने लगी। जब ऐसा होने लगा तो जो शाकाहारी डायनासोर थे और अन्य प्रजातियों के शाकाहारी जानवर थे, उनके लिए एक विकट समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि वो तो अपने जीवन के लिए इन्हीं वनस्पतियों और पेड़ पौधों पर निर्भर थे। पर्याप्त भोजन न मिलने की वजह से शाकाहारी डायनासोर और अन्य शाकाहारी जीव धीरे धीरे खत्म होते गए। जब ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव मांसाहारी डायनासोरों और अन्य प्रजातियों के जीवों पर भी पड़ा, क्योंकि फूड चेन पूरी तरह से टूट चुकी थी। जो मांसाहारी डायनासोर शाकाहारी जीवों को खाकर जिंदा रहते थे, उनके लिए अब शिकार मिलना मुश्किल होता जा रहा था, जिस वजह से वो भी धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते डायनासोर पूरी तरह धरती से विलुप्त हो जाते हैं। इस महाप्रलय ने पृथ्वी की 95% से भी ज्यादा प्रजातियों को विलुप्त कर दिया और डायनासोरों के राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस महाप्रलय को जो छोटे छोटे जानवर थे, जिनका वजन 25 किलोग्राम से भी कम था, वो सहन कर जाते हैं। इसका कारण ये था कि छोटे जानवरों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही कम भोजन की आवश्यकता होती है, तो वो सड़े हुए डायनासोरों, फंगस और छोटे मोटे जीवों को खाकर अपने आप को इस आपदा से बचा लेते हैं। इस आपदा ने सिर्फ जमीनी जीवन को ही नहीं बल्कि समुद्री जीवन को भी तहस नहस कर दिया था, क्योंकि समुद्र का पानी एसिडिक हो गया था। इस महाप्रलय ने क्रिटेशियस पीरियड को खत्म कर दिया और इसके बाद एक नई एरा की शुरुआत होती है, जिसे पेलियोजीन पीरियड बोला जाता है। इस एरा में पृथ्वी फिर से अपने आप को रिकवर करती है। कयामत के कुछ सालों के बाद छोटी छोटी वनस्पतियां फिर से पैदा होती हैं, जो छोटे छोटे जानवरों की भूख को मिटा सकती थी। प्रकृति ने नव निर्माण का काम शुरू कर दिया था। भीमकाय डायनासोरों के खात्मे के बाद अन्य प्रजातियों को एवॉल्व करने का मौका मिला और मैमल्स इसमें सबसे आगे उभर कर आए। लगभग 1 लाख साल लगे छोटी छोटी वनस्पतियों से बड़े बड़े पेड़ों तक पहुंचने में। धीरे धीरे प्रकृति में खाना बढ़ता जा रहा था, इसके साथ ही मैमल्स का आकार भी बढ़ता जा रहा था और एवोल्यूशन अपनी गति को पकड़ रहा था। और एवोल्यूशन की उस दौड़ में हम इंसान भी दौड़ रहे थे और 6.5 करोड़ सालों का वक्त लगा हमें एवोल्यूशन की उस रेस को जीतने में और आज का इंसान बनने में, और जिसमें करीब 3 लाख साल पहले ही हम इंसान अस्तित्व में आए। वो महाप्रलय डायनासोरों के लिए तो एक अभिशाप थी, लेकिन हम इंसानों के लिए एक वरदान साबित हुई, जिससे हमें इवॉल्व करने का मौका मिला। अतीत में पृथ्वी ने चाहे कितनी ही महाप्रलयों को क्यों न झेला हो, लेकिन हर बार पृथ्वी ने अपने आप को रिकवर किया है। लेकिन ये बात सच है कि हर महाप्रलय के बाद प्रकृति नए जीवों और प्रजातियों को इवॉल्व करने का मौका देती है और पुराने साम्राज्य को खत्म करती है। अब सवाल ये आता है कि अगली महाप्रलय में क्या होगा, तो जवाब हम जानते हैं कि हम इंसान उस महाप्रलय को झेल पाएं या नहीं, लेकिन प्रकृति अपने आप को रिकवर जरूर कर लेगी। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगली महाप्रलय कब होगी, तो इसका जवाब है कि अगली महाप्रलय का आगाज हो चुका है। ये जरूरी नहीं कि हर बार महाप्रलय आसमान से आई किसी चट्टान के द्वारा ही होगी। अगली महाप्रलय को तो हम इंसान बहुत पहले ही शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक बहुत से जानवरों को बेघर किया है। अभी तक कई सारी प्रजातियां हमारी वजह से पृथ्वी से विलुप्त भी हो चुकी हैं। हम इस महाप्रलय का शिकार कब बनेंगे, उसकी उल्टी गिनती भी हमने ही शुरू कर दी है। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगली महाप्रलय से हम ज्यादा दूर नहीं हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन